Hello class 8. So now we will continue our second chapter. Till that we have read. Now we will start our next topic, prevention of communicable diseases. तो हम communicable diseases पहले पढ़ चुके हैं. communicable diseases वो diseases होती हैं जो कि टच करने से या फिर हवा के माध्यम मतलब इन्फेक्टेड पर्सन को टच करने से उसके कांटेक्ट में आने से जो फैलती हैं, तो हम उन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, हम टॉपिक में रीड करेंगे. सम सिंपल मेथड ऑफ लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस आर टू कीप द इन्फेक्टेड पर्सन सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स. सबसे मतलब सिंपल मेथड क्या है कम्युनिकेबल डिसीज के फैलाव को रोकने की, कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है मतलब जो इंसान बीमार है उसे दूसरों से अलग रखा जाए. एंड टू एडवाइज एवरी पर्सन टू कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग. और सभी इंसान को ये एडवाइस दी जाए कि जब भी वो छींक रहे हैं तो वो अपनी नाक पे अपने रुमाल को रखें. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्राम द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू. अब हम मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं. अमंग द वेरियस मैथड्स दैट कैन बी अडॉप्टेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज़ टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग. बहुत सारी मैथड्स है वैसे तो उसको जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोकने के लिए, मलेरिया डेंगू को रोकने के लिए. लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर क्या है कि हम मॉस्किटोज़ को मतलब हमारे आसपास जो मच्छर फैल रहे हैं हम उसको रोकें. क्योंकि आसपास क्या होता है, घर में काफ़ी सारे पानी कलेक्ट रहता है, वहाँ पे क्या है जो मच्छर है वो मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उससे क्या होता है मलेरिया और डेंगू होने का खतरा रहता है. वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर इन अवर नेबरहुड. हमें हमारे आसपास पानी को कहीं पर भी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए. वी शुड वॉश अवर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग. खाना खाने से पहले हमें प्रॉपर हाथ धोना चाहिए. वी शुड नेवर लेट गार्बेज कलेक्ट इन द नेबरहुड. हमारे आसपास, नेबरहुड मतलब हमारे पड़ोस में, तो हमारे आसपास हमें गार्बेज मतलब कचरा कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए. दीज विल चेक द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस बाय वेक्टर्स और कैरियर्स लाइक फ्लाइज एंड फ्लीज. अब ये जो है ये क्या करेंगे, यदि हम आसपास कचरा इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं और पानी के गड्ढे नहीं होने दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो फ्लाइज जो मतलब मक्खियाँ हैं, जो मच्छर हैं, इनसे जो बीमारियाँ हो रही हैं तो बीमारी हमें नहीं होगी. टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीजेस शुड ऑल्सो बी टेकन. अब टाइम टू टाइम जो वैक्सीनेशन है, जो टीके लगाए जाते हैं तो वो वैक्सीनेशन हमें लगवाना चाहिए. इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस BCG वैक्सीन इज़ गिवन टू द पेशेंट. अब ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है उसके लिए BCG वैक्सीन दिया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रोब्स हार्मफुल फॉर प्लांट्स. अब ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हार्मफुल है प्लांट्स के लिए. क्रो कॉल्ड इज कॉटन डिजीज इन कॉटन इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम. अब क्रोगोल एक बीमारी है जिससे कि देखिए इस पौधे में दिख रही है आपको, ये जो है कॉटन में कॉटन का जो पौधा रहता है उसमें बीमारी होती है बैक्टीरिया की वजह से. साइट्रस कैंकर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम इन सिट्रस प्लांट्स. लेजन्स आर फॉर्म्ड ऑन द लीव्स, स्टेम एंड फ्रूट्स. अब देखिए फ्रूट्स पे कैसे येलो शेलिश धब्बे वगैरह लगे हैं, बैक्टीरिया की वजह से होता है. Rice blast is caused by a fungus. It causes lesions to form on all parts of the plants. अभी क्या होता है कि कभी कभी पेड़ पे फंगस मतलब फफूंद जो वाइट वाइट रहती है वो भी कभी लग जाती है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है. पैनामा विल्ट इज़ अ फंगल डिजीज दैट अफेक्ट बनाना प्लांट्स. अब बनाना प्लांट्स में बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, पैनामा विल्ट. और रेड रोट ऑफ शुगर कैन इज कॉज्ड बाय अ फंगस. अब जो रेड रोट जैसे कि देखिए गन्ने में ये जो बीमारी लग जाती है, जो रेड वगैरह सब लग जाता है, किसकी वजह से होता है, रेड फंगस की वजह से ही होता है. नेक्स्ट टॉपिक्स डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स. अब एनिमल्स में क्या बीमारियां होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स. अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ इंसान या पेड़ पौधों को बीमार नहीं करते तब बल्कि वो एनिमल्स पे भी बुरा प्रभाव डालते हैं. एंथ्रेक्स इज एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज इन शीप एंड कैटल. अब क्या एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज बीमारी है जो कि शीप और कैटल मतलब गाय भैंस वगैरह इनको होती है. दिस डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द मीट, वूल, हेयर एंड स्किन ऑफ द अफेक्टेड एनिमल्स. यदि हमने उस अफेक्टेड एनिमल का यदि हमने नॉनवेज खा लिया या हमने उसका वूल यूज़ कर लिया, उसका ऊन, उसके बाल या उसकी स्किन किसी भी तरह से हमने यूज़ किए तो इंसानों तक वो बीमारी फैल जाती है.
फूट एंड माउथ डिजीज इज अ वायरल डिजीज इन शीप, कैटल, गोट एंड हॉर्स। अब मतलब उनके पैरों पे और उनके मुंह में जो नॉर्मल डिजीज़ होती रहती हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। बर्ड फ्लू इज़ ऑल्सो अ वायरल डिजीज इन पोल्ट्री। पोल्ट्री जहाँ पे हम लोग डक या मुर्गा मुर्गी का पालन करते हैं तो वहाँ पे बर्ड फ्लू कॉमन होता है। नेक्स्ट है फूड स्पॉइलेज। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को भी ख़राब करते हैं, किस तरह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। मैनी बैक्टीरिया एंड फंगी ग्रो ऑन फूड आइटम्स एंड प्रोड्यूस सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगी जो है हमारे फूड आइटम्स में लग जाते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जहरीले उसको बना देते हैं। जैसे कि हम लोग देखें तो हमारे अचार में और गुड़ में भी फफूंद आने लग जाती है। बाकी सारे फ्रूट्स मतलब किसी में दाल वगैरह जो रखी है उसमें जाले पड़ जाते हैं, फफूंद आने लग जाती है। सब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। दीज मेक्स द फूड अनफिट फॉर कंजप्शन। अब जब अगर फफूंद लग जाती है खाने में तो हम उसे खा नहीं सकते, तो वो कंज्यूम करने के लिए हार्मफुल रहते हैं। Many packed juice are often contaminated with yeast which causes fermentation and renders them useless. If such contaminated food is consumed, it can lead to development of symptoms of food poisoning like nausea, vomiting, abdominal cramps and diarrhea. अब मैक्सिमम क्या होता है कि जूस जो है वो पैक किए जाते हैं और हम लोग पैक जूस वगैरह पीते हैं, उनमें क्या यीस्ट डाला जाता है उसको स्टोर करने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है वो इतना ज़्यादा फर्मेंट हो जाता है, उस पर खमीर जो प्रोसेस होती है इतनी ज़्यादा फर्मेंटेशन हो जाती है कि हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है। फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, हमें उल्टियाँ होने लग जाती हैं, हमारे पेट में दर्द होता है, दस्त लग जाते हैं, डायरिया, पानी की कमी रहती है हमारी बॉडी में। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें ख़राब खाने की वजह से आती है। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। अब खाने को कैसे स्टोर करना चाहिए, कैसे प्रिजर्व करना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन इज़ द नेम फॉर अ नंबर ऑफ प्रोसेस दैट हेल्प टू प्रिजर्व फूड। अब फूड प्रिजर्वेशन क्या है, अपने आप में एक बहुत लंबी प्रोसेस है जो कि खाने को किस तरह से प्रिजर्व करते हैं इसमें हमारी हेल्प करती है। अ वेराइटी ऑफ मेथड्स आर फॉलोड टू स्टॉप फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग। खाने को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेथड्स है। फर्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सबसे पुरानी मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इट रिमूव्स मॉइस्चर फ्रॉम फूड एंड सो स्टॉप माइक्रोब्स फ्रॉम ग्रोइंग ऑन इट। डिहाइड्रेशन क्या करता है, जो मॉइस्चर है, जो मतलब गीला वगैरह जो फ्रूट गीले जो रहते हैं फ्रूट, उसका मॉइस्चर वो निकाल देता है और माइक्रोब्स को बढ़ने से रोकता है। डिहाइड्रेशन ऑल्सो डिक्रीजेज द वेट ऑफ द फूड मेकिंग इट ईजियर टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। और डिहाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, जो भी ऊपर का जो पानी है उस पानी को सोख देना, फूड के पानी को सोखना, जिससे कि क्या होता है ये उसका वेट भी कम करता है उस खाने का और हमारे लिए इजी होता है उसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट है हीटिंग। खाने को गर्म करके हम कर सकते हैं। हीटिंग फूड टू हाई टेम्परेचर किल्स माइक्रोब्स। यदि हम एक हाई टेम्परेचर तक किसी को गर्म करते हैं खाने को तो वो माइक्रोब को मार देता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड वाटर आर बॉयल टू किल माइक्रोब्स। हम पानी उबाल कर पीते हैं, क्यों पीते हैं, उसे बैक्टीरिया को मारने के लिए। दूध को भी हम उबाल कर रखते हैं, क्यों, ज़्यादा लंबे समय तक रख सके। यदि हम कच्चा दूध ही रख देंगे हमारे घर में तो क्या होगा, दूध फट जाता है या ख़राब हो जाता है। तो उसी तरह यदि हमने उसको बॉयल करके रखा है तो वो ख़राब नहीं होता है। अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट UHT इज़ द पार्शियल स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क बाय हीटिंग इट फॉर अ शॉर्ट टाइम अराउंड अ कपल ऑफ सेकेंड्स एट a temperature exceeding 135 degrees Celsius. UHT milk available in Tetra packs has a shelf life of 6 months or more until opened. अब जो दूध है, आप अमूल, सांची, इन सब का जो दूध लेते हो, पैकेट वाला जो दूध आता है वो तो काफ़ी दिनों से स्टोर रहता है, तो वो ख़राब क्यों नहीं आता है। तो UHT अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट एक मेथड होती है दूध को स्टोर करने के लिए, जो कि कुछ सेकंड्स के लिए उस दूध को गर्म किया जाता है। किस टेम्परेचर पे, 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको हीट किया जाता है और फिर उस दूध को स्टोर किया जाता है। जो वो दूध जो है जब पैक रहता है तो वो 6 महीने तक, वो हम यदि उसको ओपन ना करें तो 6 महीने तक वो दूध सेफ रहता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। अब फ्रीज में रखने से भी चीज़ें क्या होती हैं, हम काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। यदि हम सब्जी जो है हमारे घर के बाहर रखेंगे तो सब्जी जल्दी ख़राब हो जाएगी। यदि हमने फ्रीज में रखी तो काफ़ी लंबे समय तक हम उसको रख सकते हैं। लाइक बॉइलिंग, कूलिंग बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग ऑल्सो हेल्प टू प्रिजर्व फूड आइटम्स। अब जिस तरह से हम बॉईल करके खाने को स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं दूध को और पानी को, उस तरह से खाने को ठंडा करके भी उसको काफ़ी लंबे समय तक रख सकते
है। रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग डू नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट ओनली स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग। अब क्या फ्रीज में कुछ भी चीज़ रखने से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती नहीं है, मतलब ख़त्म नहीं करती, लेकिन उन्हें मतलब उनको बढ़ने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने में वो रोकती है, उनको बढ़ने नहीं देती है वो। प्रिजर्वेशन बाय फ्रीजिंग इज इफेक्टिव फॉर मैनी मंथ एंड इज़ यूजफुल इन द केस ऑफ मिल्क, मीट एंड वेजिटेबल्स। अब हम खाने को लंबे समय तक रख सकते हैं, फ्रीज में रख कर स्टोर कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है दूध, नॉनवेज और सब्जियों को रखने के लिए। नेक्स्ट है पास्चराइजेशन। दिस मैथड इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग मिल्क। पास्चराइजेशन एक मैथड है जो कि दूध को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए यूज़ की जाती है। इन दिस मैथड, इस मैथड में मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 15 to 30 सेकेंड्स। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, दूध को गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 15 या 30 सेकेंड के लिए, एंड देन क्विकली कूल्ड, चिल्ड एंड स्टोर्ड इन स्टेरलाइज्ड बॉटल्स और पाउचेस। और फिर क्या, उसे उसी वक्त गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, और उससे जो बॉटल्स और जो पाउच वगैरह जिसमें दूध आता है तो उसमें उसको स्टोर कर दिया जाता है। हीटिंग किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। गर्म करने से क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो है उसमें दूध में वो मर जाता है। क्विक कूलिंग प्रिवेंट्स रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। और अचानक मतलब तुरंत ठंडा करने से क्या होता है, जो बैक्टीरिया रह गए हैं उन्हें हम ग्रोथ, मतलब उनको बढ़ने से हम रोक देते हैं। मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक हनी, बियर, वाइन, जूसेस आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड यूजिंग दिस मेथड। अब जिस तरह से हम बॉटल में जितने भी हमारे जूस आते हैं, हनी, शहद आता है, बियर, ये सब क्या करते हैं, इसी पास्चराइजेशन मेथड से इसको स्टोर किया जाता है। इसलिए कि काफ़ी लंबे समय तक हम देखते हैं कि हम माज़ा पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, तो इन सबको जो है इसी मेथड, पास्चराइजेशन मेथड से स्टोर किया जाता है। लुइस पास्चर वॉज द फर्स्ट फ्रेंच केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। लुइस पास्चर जो है फ्रेंच के केमिस्ट थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये डिस्कवर की थी मेथड। ही डिस्कवर्ड द मेथड ऑफ पास्चराइजेशन एंड माइक्रोबियल फर्मेंटेशन और पास्चराइजेशन, ये दोनों मेथड इन्होंने डिस्कवर की थी। एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। अब क्या करना है, क्या मतलब, इसका मतलब है कि हमें कुछ चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं जिससे कि हम उसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। सम एडिबल सब्सटेंसेस आइदर किल माइक्रोब्स और प्रिवेंट देयर ग्रोथ। अब कुछ एडिबल सब्सटेंसेस, कुछ खाने की चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि माइक्रोब्स को मार देती हैं या उनकी ग्रोथ से उनको रोकती हैं। ऑयल एंड विनेगर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटेंसेस डेट प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। अब ऑयल और विनेगर के एग्जाम्पल कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि माइक्रोब्स को बढ़ने से, उनकी ग्रोथ से उनको रोकते हैं। फूड मटेरियल्स आर पिकल्ड इन ऑयल एंड विनेगर टू स्टोर दैम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब फूड मटेरियल को ऑयल में या विनेगर में स्टोर किया जाता है उन्हें लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट कैन बी प्रिजर्व दिस वे। इस तरह से हम वेजिटेबल, फ्रूट, फिश और मीट को लंबे समय तक रख सकते हैं। सॉल्ट चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बाय फोर्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू लॉस वाटर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब नमक जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऑस्मोसिस एक मेथड होती है जिसमें कि हम पानी को सूख देते, मतलब पानी जिसमें सूख जाता है तो नमक क्या करता है, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। जिस प्रोसेस में क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस में जब पानी का लॉस हो जाता है तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। इट इज़ यूज फॉर प्रिजर्विंग मीट, फिश, पिकल्स, चिप्स एटसेट्रा। अब देखिए आप नॉनवेज में क्या नमक लगा के रखते होंगे, या फिश में नमक लगा के रख देते हो, अचार में ज़्यादा थोड़ा खड़ा नमक डाल दिया जाता है, चिप्स में भी हम नमक डालते हैं। क्यों डालते हैं, जिससे कि हम उसको फंगस से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। Sugar inhibits the growth of bacteria and is used as preservative in jams, jellies, and squashes. It also makes microbes lost by water by osmosis. अब शुगर भी क्या करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, इसलिए क्या करते हैं, जैम, जेली वगैरह इन सब में थोड़ी मात्रा में शुगर डाली जाती है जिससे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकें। और शुगर भी क्या करती है, ऑस्मोसिस की मेथड से माइक्रोब्स को वाटर लूज करने में हेल्पफुल करती है। नेक्स्ट है कैनिंग। जब कैन में हम लोग देखते हैं रसगुल्ले, गुलाब जामुन वगैरह सब कैन में आते हैं।
Food items are enclosed in cans which are sealed and heated to 120 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फूड आइटम्स जो कैन में आते हैं, जैसे कि देखिए कैंड फूड, इस कैन के अंदर फूड आइटम्स को रखा जाता है, इनको प्रॉपर सील करके पैक कर दिया जाता है और 120 डिग्री सेल्सियस तक इनको गर्म किया जाता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर सके। कैंड फूड कैन रिमेन गुड टू ईट फॉर ईयर्स। अब जो क्या मतलब जो पैकिंग वाले फूड है उन्हें हम सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, प्रोवाइडेड द कैन्स आर नॉट डैमेज, और वो जो कैन वगैरह है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती है। ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, और इस मेथड से हम ड्राई फ्रूट्स और सब्जियों को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। चैप्टर कंप्लीटेड।